गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अगला लेसन जिसमें है जनसंख्या। जनसंख्या में अपन जनसंख्या का वितरण, आकार, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये सब कारक इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखो जनसंख्या का वितरण या आकार में जो भौगोलिक कारक हैं वो जनसंख्या को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। कहीं पे जनसंख्या अपन कह देते हैं ना कि सबसे अधिक जनसंख्या जैसे अपने भारत में उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ठीक है। तो यह जनसंख्या अधिक और कम होने का कारण क्या क्या है, इसका वितरण, घनत्व, वृद्धि, ये सारी चीजें अपन इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी बुक में अब इन जनसंख्या का जैसे आकलन या आंकड़ा अपन को कैसे प्राप्त होता है। अब जनसंख्या की जनगणना की जाती है। जनगणना के द्वारा अपन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, कम है, कहीं पे कम लोग रहते हैं, कहीं पे अधिक लोग रहते हैं, इनका कारण क्या है, ये सारी चीजें इसमें गणना करती हैं। यह जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है। जैसे अब 2011 में हुई थी, अब आखिरी होगी 2021, ठीक है। 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या की गणना की जाती है। सारे आंकड़े उसमें प्रस्तुत, सारे आंकड़ों का आकलन किया जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है या जनसंख्या घटी है, किन कारणों से घटी है, शिक्षा का स्तर कितना है, घनत्व कितना है, वृद्धि कितनी हुई है, टोटल जनसंख्या कितनी है, ये गणना। अब सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, कई बार पूछ लिया जाता है, 1872 में हुई थी। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में। लेकिन यह तो है सबसे पहली जनगणना, लेकिन सही मायने में 1872 के बाद 1881 में सही तरीके से सारी जो जनगणना के अंतर्गत जैसे जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या की टोटल जनसंख्या है, उसमें ये व्यवसायिक संरचना किस प्रकार की है, आयु वर्ग किस प्रकार का है, यह सही मायने में कब हुई थी, 1881 में। और उसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना की जा रही है। अब देखो अपन पढ़ते हैं, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है। अब अपन ने देखे पिछले लेसन में पढ़ा भी है कि सामाजिक, आर्थिक सारे कारकों का निर्माण कौन करता है। इनका पहले जब तक मनुष्य का पृथ्वी पर आविर्भाव नहीं हुआ था या प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तक मनुष्य नहीं रहने लगा था या मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था, तब तक तो इन सब चीजों का आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जो ही जनसंख्या यहाँ रहने लगी है, मानव यहाँ रहने लगा, इन सब चीजों की गणना होने लग गई है। धीरे धीरे अपन ने प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अब तक का वर्णन जैसे पढ़ा भी है कि मनुष्य ने धीरे धीरे किस प्रकार से विकास किया है, संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करता है, वो अधिक से अधिक उनका प्रयोग करके किस प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अब अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि मानव जो है वो पृथ्वी पर जब से मानव रहने लगा है या उसका जीवन हुआ है शुरू, तब से वो इन संसाधनों का उपयोग तो कर ही रहा है। लेकिन मानव भी एक संसाधन है, मानव भी संसाधन के रूप में ही है। क्यों? क्योंकि यह भी एक बहुत ही प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मनुष्य ने ही प्रकृति में, जैसे जब तक संसाधन किसे कहते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो अपने उपयोग की वस्तु है वो सभी संसाधन है। जब तक उसका कोई उपयोग नहीं है या उसका कोई मूल्य नहीं है, तब तक वो चीज संसाधन, जैसे खान में कोयला पड़ा है, जब तक
पदार्थ था। ये नहीं था कि उपयोगी को संसाधन नहीं था, लेकिन जब से मनुष्य उसका उपयोग करने लगा है, उसके किस प्रकार से उसके लिए वो उपयोगी है, तो वो संसाधन के रूप में हो गया। तो मानव को भी एक संसाधन ही माना है, क्योंकि वह भी प्रकृति की अनेक वस्तुओं के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। कोयला तब तक चट्टान का टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी तो वो आपदा बनते हैं। जैसे बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है, जब तक मनुष्य ने इसका ज्ञान नहीं किया कि ये बाढ़ आने से ये नुकसान होता है, सूखा पड़ने से इधर इतना नुकसान हुआ है, प्रकृति का इतना नुकसान हुआ है, मनुष्य का इतना नुकसान हुआ है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनको इतना नुकसान हुआ है, तब तक वो आपदा नहीं था। लेकिन जब मनुष्य ने इन चीजों का ज्ञान कर लिया, तो वो ये सारी चीजें जैसे बाढ़ आना, ये आपदाएं बनी। आपदाएं कैसे बनी? बाढ़ है, बाढ़ आना। अब पृथ्वी पर जल तो शुरू से, जब से पृथ्वी का विकास हुआ है तब से बह रहा है, अपनी रफ्तार से बह रहा है। कहीं जल बह रहा है, कहीं वर्षा हो रही थी, कहीं कई सालों तक जैसे कई क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे। लेकिन जब तक मनुष्य ने उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया या मनुष्य ने इस चीज को नहीं आंका कि ये आपदाएं क्या हैं, अपने लिए क्या उपयोगी है प्रकृति में और क्या अनुपयोगी है, तो तब तक वो संसाधन नहीं थे। लेकिन जब मनुष्य ने इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो संसाधन बन गए। तो संसाधन से क्या मतलब हुआ कि संसाधन वो होते हैं जो अपने उपयोगी वस्तुएं होती हैं, जो जिसका कोई मूल्य होता है, ठीक है, उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है, जो प्रकृति में जो भी जितनी वस्तुएं अपन उपयोग करते हैं वो सभी संसाधन है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है, यह एक संदर्भ बिंदु है जिसे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। अब जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि ये सभी अपन ने जो उपरोक्त पढ़े हैं इनको प्रभावित करता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व का ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब देखो 3 शब्द आए हैं, संसाधन, आपदा और विनाश। अब मैंने तुम्हें बताया संसाधन, जब तक कोई भी चीज निरर्थक पड़ी है, प्रकृति में विद्यमान अनेक ऐसी वस्तुएं, अब भी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका कि मनुष्य को ज्ञान नहीं है, उपयोग का ज्ञान नहीं है, उनको किस प्रकार से वो उत्पादित होती हैं उनका ज्ञान नहीं है, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन जितनी भी वस्तुओं का मनुष्य ने अब संसाधन है, आपदाएं हैं या विनाश है, अब ये सारी चीजें किसके लिए ही महत्वपूर्ण है? मानव ने तो इनका आकलन किया है। पशुओं के लिए तो चाहे आपदा है उनको ज्ञान पड़े, चाहे कोई संसाधन कितना भी महत्वपूर्ण हो, जैसे मिट्टी भी एक संसाधन है। अब जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी संसाधन है, लेकिन अपन को पता है कि प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पशुओं को थोड़ी पता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको, क्योंकि उनमें जैसे बुद्धि का प्रयोग इतना सिर्फ इस पृथ्वी पर मनुष्य ही करता है, और मनुष्य ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की, ठीक है। प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग या उनको अधिक से अधिक मूल्यवान किस प्रकार से बनाया जाए, यह मनुष्य ने ही किया है। पशु पक्षी हैं, उनको क्या प्राकृतिक आपदाएं होती है, उनसे क्या विनाश होता है, कौन कौन से संसाधन अपने उपयोगी हैं, कौन कौन से संसाधन नवीनीकरण है, कौन कौन से संसाधन अनवीनीकरण है, इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है ना, तो उनके लिए वो संसाधन नहीं है, उनके लिए सिर्फ वो प्राकृतिक वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनको किसी भी पेड़ पौधे को जानवर खा जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं करता ना ऐसा, जब तक उसको नेसेसरी नहीं हो, उसका उपयोग करने के लिए ही करता है, अन्यथा उसको। अब अपन को पता लग गया कि पर्यावरण में प्रदूषण किस प्रकार से ज्यादा फैल रहा है, किस प्रकार से हानिकारक है, मनुष्य को ही तो पता है, पशुओं को थोड़ी पता है कि कौन सी गैस अपने लिए हानिकारक है, कौन सी अपने लिए उपयोगी है। तो ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का उपयोग कर रहा है या ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है मनुष्य
मनुष्य, जिससे कि प्रदूषण कम हो सके और इस जो वातावरण को है ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बनाया जा सके। अपने लिए जो ये संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए है, या आप कह सकते हो सिर्फ यहाँ जनसंख्या से मतलब है मानव की तो गणना की जाती है जनसंख्या में, तो ये मानव के लिए ही उपयोगी है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब भारत में बताया तुम्हें 10 साल में जनगणना होती है, तो इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं आप इसमें देखो। जनसंख्या में कौन कौन से हैं देखो, इसमें जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब सबसे पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा है इसमें जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया एवं जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया। ये तीसरा है, 3 मुख्य बिंदुओं का वर्णन करेंगे अपन। तीसरा है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। अब देखो इसमें क्या है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब जनसंख्या का आकार किस प्रकार से अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो मानव है वो और कारकों को कैसे प्रभावित करता है, या जनसंख्या इसमें मानव के रूप में इसका आकार एवं वितरण। अब आकार किस प्रकार का है या वितरण किस प्रकार का है। अब आकार और वितरण में जैसे भौगोलिक कारक मुख्यतः वहाँ की भौगोलिक कारक को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को वहाँ की जलवायु कारक प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से वहाँ के सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे अब अपन ये कह देते हैं कि जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान है, उसमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्योंकि वहाँ पर पानी है, एक तो समतल मैदान है, दूसरा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं, नदीय क्षेत्र है। समतल मैदान में आवास बनाना और ये उद्योगों का, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास करना आसान है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे अपने भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या का आकार और वितरण वहाँ के जो भौगोलिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं और वहाँ की जलवायु जो दशाएं हैं उनसे प्रभावित होते हैं। जिन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जैसे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अपन भारत की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र या पठारी जो भाग है उनमें जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, कम लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से आप जैसे सांस्कृतिक कारक में लेंगे तो जैसे एक धर्म को मानने वाले, अब भारत है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन बाहुल्य किसका है, हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादा है ना, तो उत्तर भारत में विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जहाँ पर एक प्रकार के लोग रहते हैं या जिस धर्म को मानने वाले रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में बोल देते हैं अपन मुस्लिम कंट्री है, ऐसे बोलते हैं ना कि वो मुस्लिम कंट्री है। वो धर्म के आधार पे ही कई कारक जैसे भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया। अब जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हो, जनसंख्या वृद्धि में है कि जैसे जनगणना मैंने बताया 10 सालों में होती है। अब 10 सालों में जनगणना होती है, उसमें सारे कारकों का अपन आकलन करते हैं, उनमें जनसंख्या वृद्धि है। वृद्धि से तात्पर्य है कि 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है, ऋणात्मक हुई है या धनात्मक हुई है, घटी है, तो उसका अंतर निकाला जाता है। जैसे 2001 में जनसंख्या
जनसंख्या की और 2011 में जनसंख्या की। तो इनमें जो अंतर होगा, अधिकतर जनसंख्या बढ़ती है। कुछ ऐसे कारक होते हैं, या तो कोई प्राकृतिक आपदा आदि का भी, या विश्व में कोई अशांति या इस प्रकार से दंगे छिड़ जाते हैं, या कोई जैसे अब महामारी आ रही है, आप देख रहे हो ना पूरे विश्व में, तो इससे जनसंख्या प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि ये महामारी जैसे पूरे विश्व में फैल गई। अब जब जनगणना होगी तो उसमें एक साथ कितने लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे अपन ने सुना अमेरिका में 8-10 लाख लोग मर गए ना, तो वो एक साथ ही इतना नुकसान या तो कोई प्राकृतिक आपदा से होता है, या प्राकृतिक रूप से जो महामारी आ जाती है, या कुछ ऐसे कारक हो जाते हैं कि उनसे जनसंख्या इफेक्ट होती है, उनसे प्रभावित होती है। तो या तो उसमें वृद्धि मानते हैं अपन, या तो धनात्मक होगी बढ़ेगी, या ऋणात्मक होगी घटेगी, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन करते हैं अपन। जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। गुण से मतलब है कि वहाँ की जनसंख्या, जनगणना में अपन गुण और विशेषताओं से मतलब है कि वहाँ की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना क्या है, या आर्थिक स्तर उसका क्या है। तो इन सब ये पॉइंट है, इनका अध्ययन अपन इस जनसंख्या में करेंगे। इसके बाद है, इसमें इनसे ही अपन किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उसका आकलन कर सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या जैसे व्यवसायिक रूप से, आर्थिक रूप से जहाँ सुदृढ़ होगी, वहाँ पर अपन को पता है कि जहाँ संसाधन अधिक मात्रा में विकसित किए होंगे वहीं पे जनसंख्या आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। जैसे अपन कह देते हैं कि अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये विकसित कंट्री हैं। तो विकसित कंट्री क्यों बोलते हैं अपन? विकसित इसीलिए बोलते हैं कि उनमें जो आर्थिक स्तर है, आर्थिक संसाधनों का उन्होंने अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, इससे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए हैं, ठीक है ना। अधिक जहाँ संसाधनों का उपयोग करके अधिक उनको अधिक उपयोगी जहाँ बनाते हैं, वहीं पे वो विकसित बोले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंटों का अपन अध्ययन करेंगे इस लेसन में कि जनसंख्या के आकार वितरण, इसमें कहाँ की जनसंख्या अधिक है, कहाँ की कम है। इसी प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन से मतलब है कि वहाँ पे लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता वहाँ पर बढ़ रही है या घट रही है, स्त्रियों की साक्षरता लिंग अनुपात कितना है, इसमें स्त्रियों की संख्या घट रही है तो क्यों घट रही है, या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। इन सब कारकों का अध्ययन अपन करेंगे। जनसंख्या की गुण एवं विशेषताओं में ये व्यवसायिक संरचना से संबंधित है कि वहाँ पर आर्थिक विकास किस प्रकार से अधिक और कम हो रहा है। अब ये अपन कल पढ़ेंगे इसका आकार और वितरण, इनका डिटेल।